गई थी गांव की डगर, छाई थी मायूसी और हर चेहरे पर डर। तब मिली पुरानी लकड़ी की वो जादुई नाव, छूने लगी आसमान, महक उठा सारा गांव। तूफान चीरकर लाई मदद और मुस्कान, नेक इरादों से बढ़ गई उस गांव की शान। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे खूबसूरत गांव पर सूरज तेजी से चमक रहा है। माधव और श्याम शहर से गांव की ओर रास्ते पर चल रहे हैं। उनके कंधों पर राशन के बोरे रखे हैं। दोनों बेहद थके हुए हैं और उन्हें काफी पसीना आ रहा है। श्याम, ये रास्ता दिन पर दिन और भी मुश्किल होता जा रहा है। हम कस्बे वालों को शहर जाना नामुमकिन है। तुम ठीक कह रहे हो माधव। अगर ये सिर्फ एक रास्ता बंद हो गया तो हमारा कस्बा पूरी दुनिया से कट जाएगा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। पता नहीं कब से शहर में आने जाने की सहूलियत शुरू होगी। हाँ, उसके बिना तो सारे ही काम मुश्किल हो गए हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और सहमति में सर हिलाते हैं। कुछ ही वक्त में वो बाजार पहुंच जाते हैं, राशन दे देते हैं और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ उनका दिन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले दिन पूरा गांव उसी सड़क पर इकट्ठा होता है जो शहर से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है। रात में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हो गया है, जिससे पूरी सड़क बंद हो गई है। गांव के सरपंच और रेखा, जो एक डॉक्टर है, बाकी गांव वालों के साथ वहां खड़े हैं और सब बेहद परेशान हैं। सरपंच, मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं। अगर अगले 2 दिनों में शहर से मदद नहीं आई तो बीमार लोगों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। उसे ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ऊपर वाला ही अब कोई जादू कर सकता है। श्याम और माधव भी उस भीड़ में आ जाते हैं। माधव टूटे हुए रास्ते को देखता है और फिर अपने पड़ोसियों के मायूस चेहरे देखता है। उसे कुछ करने की जोरदार इच्छा होती है। क्या हम पहाड़ की दूसरी तरफ से नहीं जा सकते? नहीं श्याम, वो रास्ता बहुत ही खतरनाक और लंबा है। वहां से जाने में बहुत दिन लग जाएंगे। ये सुनकर सभी मायूस हो जाते हैं और एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। उसी शाम माधव, श्याम मायूस चेहरे के साथ अपने आंगन में आते हैं। आंगन मामूली सा है, मगर उसमें एक छोटा सा शेड बना हुआ है। माधव आगे बढ़ता है और शेड का दरवाजा खोलता है। अंदर बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े रखे हैं जो लंबे वक्त से वैसे ही पड़े हैं। उनके नीचे एक छोटी लकड़ी की नाव रखी है जो सफेद कपड़े से ढकी हुई है। माधव आगे बढ़कर उस कपड़े को हटाता है। नाव थोड़ी रहस्यमय लगती है। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी है और उसके किनारों पर छोटे छोटे पंख लगे हुए हैं। ये नाव मेरे दादाजी ने बनाई थी। वो कहते थे कि ये कोई मामूली नाव नहीं है, लेकिन ये तो सालों से यहीं पड़ी है। क्या ये हमारी मदद कर सकती है? माधव, तुम इस पुरानी गवार नाव को क्यों देख रहे हो? हमें शहर जाने का रास्ता ढूंढना है, नदी में तैरने का नहीं। और यहाँ तो कोई नदी भी नहीं है। श्याम, मुझे याद है दादाजी कहते थे कि ये नाव हवा में चल सकती है। मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन आज हमें इसकी जरूरत है। हवा में नाव? माधव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। लकड़ी की नाव कभी उड़ती है क्या? माधव श्याम के मजाक को नजरअंदाज कर देता है। वो आगे बढ़ता है और शेड से उस नाव को बाहर निकालता है। वो नाव को साफ करना शुरू करता है। जैसे ही वो उस पर बनी नक्काशी को साफ करता है, वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगती हैं। माधव हैरान होता है, मगर फिर भी अपना काम जारी रखता है। वो हथौड़ी और कीलों से नाव के टूटे हुए लकड़ी के पंख ठीक करने लगता है। हे ऊपर वाले, अगर इस नाव में कोई सच्चाई है तो इसे जिंदा कर दीजिए। मेरे कस्बे वालों को आपकी जरूरत है। जैसे ही वो दुआ करता है, नाव पर बनी नक्काशी तेजी से चमकने लगती है। श्याम ये देखकर हैरान रह जाता है और दोनों समझ जाते हैं कि ये नाव मामूली नहीं है। इसी के साथ उनका दिन यहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन गांव वाले अभी भी मायूस हैं। तभी अचानक उन्हें ऊपर से एक अजीब
माधव और श्याम उसी लकड़ी की नाव में बैठे हैं और वो जमीन के ऊपर हवा में तैर रही है। उसके पंख धीरे धीरे ऊपर नीचे हिल रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये कोई ख्वाब है? माधव, तुम हवा में कैसे तैर रहे हो? सरपंच जी, ये हकीकत है। माधव ने इस पुरानी नाव को उड़ने वाली नाव बना दी है। माधव नाव को धीरे धीरे चौक के बीच की ओर ले जाता है। वो खुद पर यकीन के साथ भरा हुआ और खुश नजर आता है। सरपंच जी, ये जादुई नाव है। ये सिर्फ तभी उड़ती है जब हमारा इरादा नेक होता है। अब हम शहर जाकर दवाइयाँ और खाना ला सकते हैं। माधव नाव को धीरे धीरे जमीन पर उतार देता है। सरपंच, रेखा और बाकी गांव वाले ये देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? बिल्कुल, चलो हम सब शहर से जरूरत का सामान लेकर आते हैं। रेखा सहमति में सर हिलाती है और कुछ ही वक्त में नाव पर चढ़ जाती है। नाव धीरे धीरे ऊपर उठती है और फिर वो शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो टूटे हुए रास्ते और गांव के सुंदर नजारों के ऊपर से गुजरते हैं। नाव धीरे धीरे और ऊंचाई पर उठती जाती है। वाह, देखो माधव, बादल हमारे कितने करीब हैं। मैं तो बादलों को छू सकता हूँ। माधव, तुमने पूरे गांव की उम्मीद जगा दी है। मगर हमें जल्दी करनी होगी। शाम होने से पहले हमें वापस आना है। फिक्र मत करो रेखा, हम बस कुछ ही वक्त में शहर पहुंच जाएंगे। माधव नाव को आगे उड़ाता है। कुछ ही देर में नाव शहर से कुछ मीटर दूर जाकर उतरती है। तीनों नाव से नीचे उतरते हैं। माधव एक सफेद कपड़ा निकालता है और जाते वक्त नाव को ढक देता है। ये क्यों? मैं नहीं चाहता कि ये नाव चोरी हो या किसी गलत हाथों में जाए। श्याम और रेखा बात समझ जाते हैं। वो नाव को अच्छी तरह छिपाकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। वो जल्दी जल्दी दुकानों पर जाते हैं और आटा, चावल, दाल के बोरे और दवाइयों के डिब्बे खरीदते हैं। कुछ ही वक्त में वो वापस आते हैं और सारा सामान नाव में रख देते हैं। माधव, नाव काफी भारी हो गई है। क्या ये अब भी उड़ पाएगी? जब तक हमारा मकसद दूसरों की मदद करना है, ये नाव हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। चलो, अब चलने का वक्त आ गया है। वो फिर से नाव में चढ़ जाते हैं। माधव स्टीयरिंग संभालता है और नाव धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगती है। फिर तीनों गांव की ओर वापस उड़ पड़ते हैं। वापसी के रास्ते में मौसम अचानक बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। नाव जोर-जोर से उड़ती है। माधव, तूफान आने वाला है। क्या हम सलामती से वापस पहुंच जाएंगे? मुझे पता था, हमें इतनी ऊंचाई पर नहीं आना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? नाव एक तरफ छूटने लगती है। अनाज से भरा एक भारी बोरा गिरने वाला होता है। तभी श्याम उसे वक्त पर पकड़ लेता है। माधव नाव को संभालने की कोशिश करता है, मगर नाव लगातार कांप रही है और उसे कंट्रोल में लाना मुश्किल लग रहा है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। श्याम, तुम सामान को पकड़ो। रेखा, तुम नाव को संभालने में मेरी मदद करो। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। नाव के पंख भयंकर भारी होने लगते हैं। नाव धीरे धीरे नीचे जाती है और वो तीनों जंगल की ओर गिरने लगते हैं। ना माधव, नाव नीचे जा रही है। हम गिरने वाले हैं। नहीं, हमें हार नहीं माननी है। याद करो, कस्बे वाले हमारा मुंतजिर कर रहे हैं। अगर हम नहीं पहुंचे तो बीमार लोग ठीक नहीं होंगे। हमें उनके लिए ये करना ही होगा। माधव अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश करता है। रेखा और श्याम भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वो दोनों माधव का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वे तीनों नाव को मिलकर संभाल सकें। तभी अचानक वो चिन्ह बहुत तेज चमकने लगता है। नाव के चारों ओर एक सुनहरी ढाल बन जाती है जो उसे बारिश और तेज हवा से बचाने लगती है। धीरे धीरे नाव फिर से नियंत्रण में आ जाती है और तूफान के बीच स्थिर होकर उड़ने लगती है। शाम हो जाती है। दूसरी ओर गांव में अब आसमान साफ हो चुका है
और तूफान भी थम गया है, मगर तीनों अभी तक लौटे नहीं हैं। सरपंच और बाकी गांव वाले आसमान की ओर देख रहे हैं। तूफान की वजह से सभी बेहद परेशान हैं। हे ऊपर वाले, उन बच्चों की हिफाजत करना। वो हमारे लिए उनकी जान जोखिम में डालकर गए हैं। सभी गांव वाले सरपंच के साथ परेशान होकर दुआ मांगने लगते हैं। कुछ वक्त बाद आसमान में कुछ नजर आता है। बादलों के बीच से वही उड़ने वाली नाव निकलकर सामने आती है और गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। नाव आस्ते से गांव वालों के सामने उतरती है। माधव, श्याम और रेखा बाहर आते हैं। वो थके हुए हैं, मगर उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। हम वापस आ गए और हम बहुत सारा सामान ले आए हैं। सभी गांव वाले खुश नजर आते हैं। माधव, आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत जादू में नहीं, बल्कि इंसान के नियत में होती है। सरपंच जी, ये सब हम तीनों की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर श्याम और रेखा मेरा साथ नहीं देते, तो मैं तूफान का सामना नहीं कर पाता। और अब हमें रास्ता ठीक होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारी ये नाव हमेशा हमारे काम आएगी। सभी गांव वाले उस जादुई नाव को शुक्रिया भरी नजरों से देखते हैं। इसी के साथ उनका दिन यहीं खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से शांति छा जाती है। भूस्खलन अभी भी वही है, लेकिन अब लोगों को डर नहीं लगता। उन्हें पता है कि वो फंसे नहीं हैं। माधव और श्याम फिर से नाव की सफाई कर रहे हैं। वो शहर जाकर और सामान लाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि टूटे हुए रास्ते को ठीक किया जा सके। माधव, क्या मैं भी इस नाव को चलाने में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? क्योंकि मैंने भी तूफान में सामान संभाला था। बिल्कुल श्याम, तुम इस नाव के सबसे बहादुर साथी हो। चलो, आज हमें कस्बे की सड़क ठीक करने के लिए सीमेंट और पत्थर लाने हैं। दोनों मुस्कुराते हैं और सहमति में सर हिला देते हैं। वो जादुई नाव में कदम रखते हैं और वो एक बार फिर ऊंचाई में उड़ जाती है।